हेलो बच्चों, वेलकम टू स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज़। और आज हम पढ़ने वाले हैं पार्ट 5 ऑफ द लेक्चर सीरीज ऑफ प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। इसमें बच्चों हम लोग 3 टॉपिक में आज करने वाला हूँ पार्ट 5 में, और फिर इसके बाद पार्ट 6 भी जल्दी अपलोड कर दूंगा क्योंकि बीच में थोड़ा डिले हो गया था। मैं थोड़ा रेगुलरिटी डेवलप करने की कोशिश कर रहा हूँ। बट पिछली जो क्लास थी उसमें आपको याद होगा कि हमने पढ़ा था किस तरीके से रीडिंग मेनिया, यानी रीडिंग के लिए लोगों का दीवानापन बढ़ने लगा। और फिर हमने 19th सेंचुरी पढ़ा जिसमें हमने विमेंस की लाइफ में, वर्कर्स की लाइफ में और चिल्ड्रन की लाइफ में क्या प्रिंट का कल्चर में चेंजेस आए वो पढ़ा। उसी का ये सेकंड टॉपिक है, फर्दर इनोवेशन वाला जो टॉपिक है ये उसी का सेकंड टॉपिक है। ठीक है कि ये टॉपिक में आज हम पहले तो मैं बता देता हूँ क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं। पहले हम यही पढ़ेंगे कि फर्दर इनोवेशन क्या क्या इनोवेशंस हुए, है ना, कि भैया जो प्रिंट कल्चर था उसमें क्या क्या इनोवेशंस हुए, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में क्या क्या इनोवेशंस हुए, वो हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है। दूसरा हम पढ़ेंगे इंडिया में, याद है 3 चीज़ें बोली थी, चाइना में प्रिंट आया, फिर यूरोप में प्रिंट आया, यानी चाइना में से तो ओरिजिनेट ही हुआ था, यूरोप में और इंडिया। 3 एरियाज के बारे में दिया हुआ है ना। तो ये हो गया है, ये हो गया है। अब बात होगी इंडिया की। इंडिया में प्रिंट आया तो कहाँ से आया, उससे पहले क्या होता था, ये पढ़ेंगे। और इंडिया में फिर किन चीज़ों में उसका इम्पैक्ट पड़ा, रिलीजन पर इम्पैक्ट पड़ा, तो क्या क्या उससे वजह से चेंजेस आए, क्या क्या डिबेट्स हुई, उसके बारे में पढ़ा। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा ध्यान देंगे तो समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। मेरा नाम है सुमित बोरा और आप देख रहे हैं स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज। ठीक है बच्चों, फर्दर इनोवेशन। फर्दर इनोवेशन में एक आपको याद होगा, सबसे पहले तो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग थी, चाइना से जो निकली थी। प्रिंटिंग की शुरुआत तो सोचो कहाँ से हुई है, वुड ब्लॉक्स, लकड़ी के टुकड़ों से, लकड़ी से वुड ब्लॉक से शुरू हुई थी। उसके बाद उसमें आई गुटनबर्ग प्रिंटिंग, याद है गुटनबर्ग प्रिंटिंग आई थी। और इसके बाद गुटनबर्ग जो प्रेस थी, गुटनबर्ग, जोहान गुटनबर्ग ने जो प्रेस डिस्कवर की थी, उसके बाद क्या क्या चेंजेस आए, बहुत सारे चेंजेस आ गए थे प्रिंटिंग प्रेस की टेक्नोलॉजी में। क्या क्या चेंजेस थे देखो। पहला चेंज ये था, बाय द लेट 18th सेंचुरी द प्रेस केम टू बी मेड आउट ऑफ मेटल। 18th सेंचुरी में यही जो गुटनबर्ग प्रिंटिंग प्रेस थी ये मेटल की बनने लगी। किसकी बनने लगी थी? मेटल की। भाई लोग देख रहे हो, मेटल की प्रेस बनने लग गई। तो ये गुटनबर्ग प्रेस पहले लकड़ी की बनती थी, बाद में सॉरी मेटल की बनने लगी 18th सेंचुरी में, लेट 18th सेंचुरी से, है ना। उसके बाद जबकि गुटनबर्ग के काफ़ी लंबे टाइम के बाद ये इनोवेशन हुए। सोचो गुटनबर्ग प्रिंटिंग प्रेस तो 1430 में बन गई थी, है ना, 1430। और उसके बाद लेट 18th सेंचुरी में 1700 समथिंग में, 17, आप लेट 18th सेंचुरी से मतलब 1775 के बाद का जो टाइम था, मेटल की बनने लगी। 19th सेंचुरी आते आते देयर वॉज फर्दर इनोवेशन इन प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, जैसे कि मिड 19th सेंचुरी में रिचर्ड एम हो नाम के एक आदमी थे जो कि न्यूयॉर्क में रहते थे। ठीक है, न्यूयॉर्क के थे रिचर्ड एम हो। इन्होंने पावर ड्रिवन सिलेंड्रिकल प्रेस इजाद करी। पावर ड्रिवन सिलेंड्रिकल प्रेस मतलब ऐसी प्रेस जो एक्चुअली वेरी पावरफुली, जो कि मैनुअली नहीं होती थी, अब जिसमें थोड़ा सा मैकेनिकल प्रेस हो गई थी, काइंड ऑफ मैकेनिकल प्रेस जो कि बहुत ही फास्ट स्पीड में काम करती थी। पावर ड्रिवन सिलेंड्रिकल प्रेस जिसमें 8000 शीट्स पर आवर छप जाती थी, 8000 शीट्स पर आवर। देख रहे हो, तो ये एक पॉइंट बन जाएगा, दूसरा पॉइंट। और ये दिस वाज यूजफुल फॉर प्रिंटिंग न्यूज़पेपर एक्चुअली। ठीक है, तो देखो, तो रिचर्ड मिड 19th सेंचुरी में रिचर्ड एम हो थे न्यूयॉर्क के, जिन्होंने पावर ड्रिवन सिलेंड्रिकल प्रेस बनाई विच वाज कैपेबल ऑफ प्रिंटिंग 8000 शीट्स पर आवर एंड यूजफुल फॉर प्रिंटिंग न्यूज़पेपर। देखो बच्चों, भाई लोग, मैं इस चीज़ में आप देखोगे मैं कीवर्ड्स मार्क कर रहा हूँ। आपका जो आंसर होना चाहिए उसमें ये सारी चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए। अगर क्वेश्चन भी आता है कि व्हाट हैज़ बीन द इनोवेशंस इन प्रिंटिंग प्रेस, इन प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, ठीक है, यह क्वेश्चन आ गया। इन द 19th सेंचुरी देयर वाज अ सीरीज ऑफ फर्दर इनोवेशंस इन प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, व्हाट दोज, है ना। देयर वाज अ सीरीज ऑफ फर्दर इनोवेशन इन प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। क्या इनोवेशन थे? 18th सेंचुरी से शुरू करो, मेटल की बनने लग गई।
मिड 19th सेंचुरी में रिचर्ड एम हो आ गए, है ना। अच्छा, उसके बाद लेट 19th सेंचुरी आते आते वही 1875 के बाद का जो टाइम था, उसमें ऑफसेट प्रेस आई, एक नई तरीके की प्रिंटिंग प्रेस आई जिसमें 6 कलर्स एट अ टाइम यानी कलरफुल प्रिंटिंग भी होने लग गई चालू। ठीक है, थर्ड पॉइंट समझ में आया। लेट 19th सेंचुरी ऑफसेट प्रेस, 6 कलर्स एट अ टाइम इट कुड प्रिंट। 20th सेंचुरी आते आते देखो समय का देख रहे हो, 20th सेंचुरी आते आते इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड प्रेस। अब आप बोलेंगे सर ये ऊपर नीचे पॉइंट्स लिख सकते हैं क्या, चलेगा क्या? नहीं बेटा, ये क्रोनोलॉजी में दिए तो क्रोनोलॉजी में ही लिखना पड़ेगा, है ना। 20th सेंचुरी के आते आते इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड प्रेसेस यानी इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली प्रेसेस आ गई। उसके बाद और भी चीज़ें इसमें चेंजेस आए, जैसे कि ये इतना समझ में आ गया, इतना इतना पॉइंट समझ में आ गया। तो अगर आपको 4 पॉइंट्स हो गए ना, पहला 18th सेंचुरी में मेटल प्रेस, 19th सेंचुरी मिड 19th सेंचुरी में रिचर्ड एम हो जो कि न्यूयॉर्क के थे, पावर ड्रिवन सिलेंड्रिकल प्रेस बनाई, 8000 शीट्स पर आवर छाप सकती थी, है ना, प्रिंटिंग न्यूज़पेपर भी प्रिंट कर सकती थी। फिर तीसरा पॉइंट, लेट 19th सेंचुरी में एक ऑफसेट प्रेस आ गई विच कैन प्रिंट अप टू 6 कलर्स एट अ टाइम, 6 कलर्स प्रिंट कर सकती थी, रेड, ब्लू, ब्लैक वगैरह वगैरह, ग्रीन, है ना, इस तरीके से। और फोर्थ पॉइंट बन गया कि 20th सेंचुरी में इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली यानी इलेक्ट्रिकल ऑपरेटेड प्रेस आने लग गई। इसके अलावा छोटे मोटे और भी चेंजेस आने लगे, जैसे जैसे समय बदला तो बहुत सारे और भी चेंजेस, जैसे कि देखो मेथड ऑफ फीडिंग पेपर इम्प्रूव्ड, क्वालिटी ऑफ प्लेट्स बिकेम बेटर, प्रिंटिंग प्लेट्स जो होती हैं, ऑटोमेटिक पेपर रील, फोटो इलेक्ट्रिक कंट्रोल, कलर्स के लिए होता है ये फोटो इलेक्ट्रिकल कंट्रोल ऑफ कलर रजिस्टर वाज इंट्रोड्यूस, यानी कलर्स में भी डार्क लाइट इस तरीके का, है ना। तो एक्यूमुलेशन ऑफ सेवरल इंडिविजुअल मैकेनिकल इंप्रूवमेंट ट्रांसफॉर्म अपीयरेंस, धीरे धीरे मतलब बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन हुए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो पूरा ये जो पैराग्राफ है बेटा इनोवेशंस का ही है कि क्या क्या इनोवेशंस हुए 18 से लेकर 20th सेंचुरी तक। ठीक है, लिख लेंगे आप लोग, बहुत आसान है। पहली आई मेटल प्रेस, फिर रिचर्ड हेम हो ने क्या करा, सिलेंड्रिकल प्रेस आ गई, पावर ड्रिवन सिलेंड्रिकल प्रेस, है ना। अच्छा, तीसरा क्या था, तीसरा था भैया कि ये आपकी ऑफसेट प्रेस हुई विच कैन ऑफसेट प्रेस में क्या था 6 कलर्स एट अ टाइम। और चौथा 20th सेंचुरी में इलेक्ट्रिकल प्रेस आ गई, इलेक्ट्रिकल प्रेस यानी प्रेस इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली। और बहुत सारे फीडिंग मेथड ऑफ फीडिंग पेपर इंप्रूव, क्वालिटी ऑफ प्लेट बिकम बेटर, फोटो इलेक्ट्रिक कंट्रोल। ठीक है, कुछ चीज़ें तो भैया आप लोग ना यार पढ़ते पढ़ते याद कर सकते हो। तो ये प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में ये इम्प्रूवमेंट हुए। इसके अलावा सिर्फ प्रिंटिंग ही नहीं, पब्लिशर्स ने भी कुछ कुछ इंप्रूवमेंट करे। देखो, प्रिंटर्स एंड पब्लिशर्स डेवलप न्यू स्ट्रैटेजीज टू सेल देयर प्रोडक्ट, कुछ नई नई तरीके की स्ट्रैटेजीज लेके आए। क्या लेके आए? किताबों में भी कुछ नई नई तरीके की चीजें लेके आए। इसके भी 4 पॉइंट्स है, देख लो, सुन लो। 4 पॉइंट्स आसान है। पहला, जैसे नॉवेल्स तो बेसिक नॉवेल्स तो पढ़ा ही था आपने, नॉवेल्स पता ही है कि नॉवेल्स आती थी, लेकिन ये क्या है 19th सेंचुरी में पीरियोडिकल सीरियलाइज्ड इंपॉर्टेंट नॉवेल्स छपने लगी। क्या थी ये पीरियोडिकल सीरियलाइज्ड इंपॉर्टेंट नॉवेल? इसका क्या मतलब था बताता हूँ। इसका ये मतलब था बच्चों, जैसे एक मूवी होती है जो 2 घंटे की होती है, उसमें पूरा स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बता देते हैं ना, पूरा समझा देते हैं कि भैया क्या कहानी है। लेकिन एक होता है सीरियल्स, नेटफ्लिक्स सीरीज होती है। सीरीज में क्या होता है, एक बहुत लंबी मूवी कह लो या कोई बहुत बड़ी स्टोरी को पार्ट्स में डिवाइड कर करके दिखाते हैं, एपिसोड नंबर 1, एपिसोड 2, एपिसोड 3, एपिसोड 4, ऐसे होता है ना। वैसे ही ये सीरियलाइज नॉवेल्स होती थी जिनके पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 आते थे। लोग एक नॉवल कंप्लीट करते, दूसरी नॉवल का बड़ा बेसब्री से इंतजार करते थे। तो ये 19th सेंचुरी में आया पीरियोडिकल सीरियलाइज्ड इंपॉर्टेंट नॉवल। तो इस तरीके से एक नया तरीके का लिखने का एक नया तरीका डेवलप हुआ। ओके, अच्छा, दूसरा, इंग्लैंड में चीप किताबें छपती थी विच वाज सोल्ड एट चीप सीरीज कॉल्ड शिलिंग सीरीज। एक स्पेशल काइंड ऑफ 1920 में किताबें छपती थी, चीप सीरीज, चीप किताबें जिनको शिलिंग सीरीज कहा जाता था। आपको याद होगा फ्रांस में बिलोथिक ब्लू, और हमने डिस्कस किया था चैपमैन बुक, है ना, पॉकेट साइज चैपमैन बुक, उसी की तरह कुछ कुछ थी ये शिलिंग सीरीज। ठीक है, तीसरा, डस्ट कवर। डस्ट कवर या बुक जैकेट, बुक्स के ऊपर एक
पुराने ज़माने में ना, जैसे आजकल आपकी जो एनसीईआरटी की अगर किताब देखोगे वो तो कैसी होगी, ये होता है पेपर बैक कवर होता है इनका, मतलब पतला सा कवर होता है। बट पुराने ज़माने में जो किताबें छपती थी उनकी तो हार्ड कलर कवर होते थे, हार्ड बाउंड कवर, बड़े मोटे मोटे गत्ते वाले कवर होते थे। ठीक है ना, उसके ऊपर गत्तों के ऊपर प्रिंट करना वॉज नॉट वेरी इजी। तो क्या करने लगे, बुक कवर या बुक जैकेट होता था उस टाइम पर, जो कि उसके ऊपर एक पतला सा कवर चिपकाया जाता था जिसको बुक जैकेट कहा जाता था। ठीक है, बुक कवर या बुक जैकेट, ये थर्ड पॉइंट हो गया। और चौथा, चीप पेपर बैक एडिशन। क्या हुआ कि 1930 में ग्रेट डिप्रेशन हुआ ना, अब पब्लिशर्स को लगा कि कहीं लोग महंगी भाई बुक्स को और सस्ता कैसे करा जा सकता है। तो अब गत्ते की किताबें छापना थोड़ा महंगा होता था, तो उन्होंने क्या करा, और किताबों को सस्ता करने के लिए चीप पेपर बैक एडिशंस निकाले, यानी ऐसे एडिशंस जिनके जो कवर्स हैं वो हार्ड बाउंड कवर्स नहीं है, पेपर बैक एडिशंस, उनके पतले पतले कवर्स जो आज आजकल आप नॉर्मली हम मार्केट में खरीदते हैं या लेते हैं। ठीक है, ओके गाइज, आई थिंक दिस इज प्रेटी मच इजी, है ना। तो 19th सेंचुरी में पीरियोडिकल, देखो ये कीवर्ड्स हैं, इनको लिखना मिस मत करना। पीरियोडिकल, सीरियलाइज्ड इंपॉर्टेंट नॉवेल्स। दूसरा, शिलिंग सीरीज आई इंग्लैंड में, है ना, शिलिंग सीरीज। तीसरा, बुक जैकेट और बुक कवर, डस्ट कवर भी बोलते थे इसको, बुक जैकेट या डस्ट कवर। और चौथा, चीप पेपर बैक एडिशंस वर इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ग्रेट डिप्रेशन। तो ये पब्लिशर्स ने तरीके निकाले ताकि लोग किताबें पढ़ते रहें। ये देखो प्रिंटिंग का असर, ये फोटो दिखाती है, ये फोटो ये दिखाती है कि किस तरीके से प्रिंटेड एडवर्टीजमेंट रेलवे स्टेशंस में और स्ट्रीट्स में और प्लेटफॉर्म्स में जगह जगह लगने लग गई, क्योंकि प्रिंटिंग आ गई भैया, लोगों का तो धड़ल्ले से प्रिंट होने लगी चीज़ें। ठीक है, चलिए आगे पढ़ें। आगे पढ़ते हैं इंडिया एंड द वर्ल्ड ऑफ प्रिंट, जिसका हमें टॉपिक का था सब बेसब्री से इंतजार। अब आप बोलेंगे सर हमको तो इंतजार नहीं था, या भैया हमको तो इंतजार नहीं था। अरे नहीं भी था तो पढ़ लो ना, क्या दिक्कत है, पढ़ना तो है ही, कोई ऑप्शन है क्या, नहीं है ऑप्शन, है ना। तो देखिए, इंडिया एंड द वर्ल्ड ऑफ प्रिंट, इसका भी हम लोग दो ही टॉपिक लेने वाले हैं, एक है इंडिया एंड द वर्ल्ड ऑफ प्रिंट, एक है रिलीजियस रिफॉर्म एंड पब्लिक डिबेट। फिर न्यू फॉर्म्स एंड पब्लिकेशन नेक्स्ट कॉपी में करूंगा, ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में। देखो, इंडिया में किताबें आने से पहले, ध्यान सुनिएगा भाई बच्चों, इंडिया में किताबें आने से पहले जो किताबें चलती थी उनको बोला जाता था मैन्युस्क्रिप्ट, लाइक एनी अदर कंट्री। बाकी कंट्रीज में भी क्या चलता था, मैन्युस्क्रिप्ट्स ही तो चलती थी, है ना, हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट्स। तो इंडिया में भी वही चीज थी, मैन्युस्क्रिप्ट चलती थी, हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट। अब याद करो मैन्युस्क्रिप्ट्स की प्रॉब्लम क्या थी, एक्सपेंसिव, दे वर हाईली एक्सपेंसिव, हाईली फ्रेजाइल, नाजुक थी। फ्रेजाइल का मतलब नाजुक, भैया हर जगह इजीली, ऐसा नहीं कि आप मैन्युस्क्रिप्ट को उठा के पार्क में लेके जाके बैठ के पढ़ने लगे, नहीं भैया, प्रॉपर आपको यू नीड सम एरिया जहाँ पर आपको मैन्युस्क्रिप्ट को प्रॉपरली संभाल के रखना पड़ेगा, संभाल के खोलना पड़ेगा, संभाल के पढ़ना पड़ेगा। भारी होती थी, महंगी होती थी, हर जगह ले जाया नहीं जा सकता था। ठीक है, इंडिया में जो मैन्युस्क्रिप्ट छपती थी उनकी खास बात ये थी, पहली बात, ये वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में छपती थी। हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट की खास बात सुन लो, स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स के सुन लो। वर्नाकुलर का मतलब होता है लोकल लैंग्वेज, जो इंडिया की लोकल लैंग्वेज थी, संस्कृत, अरेबिक, पर्शियन। अब आप बोलोगे हिंदी लोकल लैंग्वेज नहीं थी उस वक्त, लोकल लैंग्वेज संस्कृत, अरेबिक, पर्शियन थी। समझे कि नहीं समझे, देख रहे हो। मैन्युस्क्रिप्ट्स वर कॉपीड ऑन पाम लीव्स, ताम्रपत्र हिंदी में बोलते हैं, ताम्रपत्र, पाम लीव्स पर या हैंडमेड पेपर पर कॉपी किया जाता था। इलस्ट्रेशन, ब्यूटीफुल इलस्ट्रेशंस होते थे। इलस्ट्रेशन मतलब डिजाइनिंग, देख रहे हो, ये भगवद गीता का इस तरीके से जगन्नाथ जी की पिक्चर बना रखी है ना। तो ये गीता गोविंदा ऑफ जयदेव 18, तो ब्यूटीफुल इलस्ट्रेशंस होते थे उसमें। एंड दे वुड बी ईदर प्रेस्ड बिटवीन वुडन कवर, वुडन लकड़ी के कवर होते थे, या फिर उनको अच्छे से सिला जाता था। ठीक है, तो ये बड़ी खास बात थी।
ठीक है, प्रिंटिंग के आने से पहले हमारे देश में हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट चलती थी। हैंड मैन्युस्क्रिप्ट्स वर्नाकुलर लैंग्वेज में होती थी। हिंदी मत लिख के आ जाना, वर्नाकुलर यानी लोकल लैंग्वेज। लोकल लैंग्वेज में उस टाइम संस्कृत, अरेबिक, पर्शियन थी। पाम लीव्स और हैंडमेड पेपर में बनाई जाती थी। ब्यूटिफुली इलस्ट्रेटेड रहती थी एंड वुडन कवर के बीच में प्रेस रहती थी, है ना। मैन्युस्क्रिप्ट्स सिंपल और इनकी वही थी भैया, हाईली एक्सपेंसिव एंड फ्रेजाइल। भैया हर जगह आप लेके नहीं जा सकते हो, कैसे लेके जाओगे, इतनी भारी भारी किताब है ना, दिक्कत होती है ना बच्चों, समझते हो नहीं समझते हो। ये देखो एक ये खुदा हाफिज, नहीं खुदा हाफिज नहीं, दीवान ऑफ हाफिज, सॉरी तो ये दीवान ऑफ हाफिज जी की किताब थी और ये बड़ी, देखो क्या मस्त तरीके से पेंटिंग, कितना अच्छे से पेंटिंग करी हुई है, ये पेंटिंग दिख रहे हो, वाह वाह, देख के आनंद आ जा रहा है, ऐसा लग रहा है वहीं पर पहुंच जाए हम, है ना। और ये कितने अच्छे फ्लोरल प्रिंट्स, इन फ्लोरल प्रिंट्स को बड़ी डिज़ाइनिंग इंग्लिश मैन्युस्क्रिप्ट्स में भी होती थी, है ना, आपको पता होगा, है ना। और सो देखो, हाफिज वॉज अ 14th सेंचुरी पोएट हु कलेक्टेड वर्क वॉज नोन एज दीवान। हाफिज की कलेक्टेड वर्क को दीवान बोला जाता था, ठीक है, हाफिज साहब के। नोटिस द ब्यूटिफुल कैलीग्राफी एंड द elaborate illustration and design. Manuscripts like this continued to be produced for the rich even after coming of letterpress. लेटरप्रेस आने के बाद, यानी प्रिंटिंग प्रेस आने के बाद भी रिच लोग हैंडमेड किताबें ही लेते थे। भैया रिच है, उनका स्वैग है, उनको कस्टमाइज चाहिए, उनको नॉर्मल सामान नहीं चाहिए, उनको थोड़ा दिखने का ना, मतलब गुची पराडा, समझ रहे हो, ऐसा। So manuscripts were not widely used in everyday life, even though pre-colonial Bengal had developed an extensive network of village primary school. मजे की बात, बच्चे किताब नहीं पढ़ते थे, बच्चे टीचर डिक्टेट करते थे। टीचर्स डिक्टेटेड द पोर्शन ऑफ टेक्स्ट फ्रॉम मेमोरी। देख रहे हो, स्कूल तो थे लेकिन टीचर ने जो पढ़ाया वही रटाया, उसको ही रटवाया और आपने भी वही रट लिया, ऐसा सिस्टम था। तभी तो हमारे इंडियन सिस्टम में रटने पर इतना फोकस क्यों करा जाता है, आप समझे, इसीलिए किया जाता है क्योंकि ये आज का सिस्टम नहीं है, ये कई 100 ईयर्स पुराना सिस्टम है। टीचर जी ने जो याद कर के पढ़ाया वही बच्चे ने याद करा, बच्चे ने जो याद करा वही आगे जाके बक दिया, वही बक दिया फिर दूसरे ने याद करा, इस तरीके से सिस्टम चलता था। अब सही बोला या गलत बोला कौन जाने, क्या मालूम, कौन जाने, है ना। तो इट वाज लाइक दैट, ठीक है। तो ये मैन्युस्क्रिप्ट, ये ओल्ड सिस्टम था इंडिया का, मैन्युस्क्रिप्ट्स फॉलो होती थी, ओरल सिस्टम था, यानी टीचर डिक्टेटेड पोर्शन ऑफ टेक्स्ट फ्रॉम मेमोरी एंड स्टूडेंट रोट देम डाउन। बच्चे लिखते थे, टीचर लिखवाता था, फिर बच्चे फिर याद करते थे और फिर आगे पढ़ाते थे। इट वाज लाइक दैट, ठीक है। इंटरेस्टिंगली इंडिया में बड़ा इंटरेस्टिंग बात है, मेनी दस बिकेम लिटरेट विदाउट एक्चुअली रीडिंग एनी काइंड ऑफ टेक्स्ट। बिना पढ़े लिटरेट बन गए इंडिया के लोग, है ना। जो टीचर ने पढ़ाया वही लिखवाया, वो बच्चों ने लिखा, उसी को पढ़ पढ़ के वो लोग आगे बढ़े, ऐसा सिस्टम था भाई इंडिया में। समझे कि नहीं समझे, बूझे कि नहीं बूझे। हाँ तो देखो बच्चों, अब आती है इंडिया में प्रिंटिंग। कब आई भी इंडिया में प्रिंटिंग? मजे की बात, इंडिया में जो भी मॉडर्न डेवलपमेंट हुआ ना बच्चों, वो मॉडर्न डेवलपमेंट एक्चुअली सबसे ज्यादा हुआ आपके सदर्न साइड से। उसका रीजन भी था, उसका रीजन ये था सदर्न साइड से मॉडर्न डेवलपमेंट होने का, क्योंकि जितने भी जहाज थे पानी के, कैसा जहाज बना दिया मैंने, कोई बात नहीं, चलता है, ठीक है। पानी का जो जहाज था वो आते ही क्या बोलते हैं तुम्हारे ये सदर्न साइड में थे, ठीक है। तो पोर्चुगीज वगैरह वगैरह ये गोवा साइड में आए हैं ना, तो इस तरीके के एरियाज में आते थे। तो द प्रिंटिंग प्रेस फर्स्ट केम टू गोवा। कौन लेके आए? पोर्चुगीज मिशनरीज। पोर्चुगीज मिशनरी समझते हो ना, जो अपने रिलीजन को प्रमोट करने के लिए, चर्च या क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करने के लिए जो एक्चुअली ग्रुप्स होते थे उनको मिशनरीज बोला जाता था, ठीक है। तो पोर्चुगीज मिशनरीज पहले गोवा में आए, तो अपने साथ वो लोग लेके आए प्रिंटिंग प्रेस। और कब लेके आए? मिड 16th सेंचुरी में, मतलब यानी कि 1550 वाला जो टाइम था, 1550 AD, ओके, ये वाला जो टाइम था, इस टाइम पर ये लोग लेके आए, समझे क्या, ठीक है। इंडिया में ऐसे आई। तो इसमें जनरली मतलब बोले तो ये जो क्रिश्चियंस थे उन लोगों ने पहली बार प्रिंटिंग को चालू किया, और
मजिक अच्छी चीज़ इनकी ये थी कि कोंकणी लैंग्वेज इन्होंने अपनी सीखी। देखो, जीजियस प्रिस्ट लर्न कोंकणी एंड प्रिंटेड सेवरल ट्रैक्ट्स। कोंकणी भाषा पढ़ने के बाद, सीखने के बाद, उसमें उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें छापी। बाय 1664 अबाउट 50 बुक्स वर प्रिंटेड इन कोंकणी एंड कनारा लैंग्वेज। देख रहे हो, वेरी इंटरेस्टिंग। पहला पॉइंट, प्रिंटिंग प्रेस फर्स्ट केम टू गोवा विद पोर्चुगीज मिशनरीज। कब? मिड 16th सेंचुरी में। पहला पॉइंट हो गया ना। फिर जीजस प्रीस्ट लर्न कोंकणी एंड पब्लिश और प्रिंटेड बुक्स इन कोंकणी एंड कनारा लैंग्वेज। बहुत डिटेल में काहे को जाना, उतना याद करो, उतना समझो जितना जरूरी। तीसरा, कैथलिक प्रीस्ट प्रिंटेड फर्स्ट तमिल बुक। कैथलिक्स ने हमारी लोकल लैंग्वेज में, ये क्रिश्चियंस ने हमारी लोकल लैंग्वेज में काफ़ी सारी किताबें छापी। देखो, तमिल बुक, मलयालम बुक छापी, ठीक है। और बाय 1710 डच प्रोटेस्टेंट मिशनरीज प्रिंटेड तमिल टेक्स्ट इन मेनी ऑफ देम ट्रांसलेटेड ऑफ ओल्डर वर्क। 32 तमिल बुक्स, यानी ट्रांसलेटेड किताबें छापी। तो ये सारे आपको याद हो जाएंगे, बहुत आसान है। क्या है, आप इसको आसान भाषा में कैसे लिखते हो? प्रिंटिंग प्रेस फर्स्ट केम टू गोवा, 1 मार्कर क्वेश्चन भी आता है तो याद रहेगा। गोवा में आया, पोर्चुगीज लेके आए। जीजस प्रिस्ट ने कोंकणी, कनारा, तमिल और मलयालम में बुक छापी। डच लोगों ने तमिल में बुक छापी। बस यही तो है, और क्या है, कुछ इतना वो टेंशन रखो, ठीक है। आगे देखते हैं। द इंग्लिश लैंग्वेज प्रेस डिड नॉट ग्रो इन इंडिया टिल क्वाइट लेट, इवन though the English East India Company began to import presses from the late 17th century। शुरुआत में, सुनना बच्चों, ध्यान सुनना, शुरुआत में बच्चों इंग्लिश लैंग्वेज की जो प्रिंटेड प्रेस थी वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुई, ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज की प्रिंटिंग प्रेसेस बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुई, ना ही उनकी किताब पॉपुलर हुई। कैसे होंगी? अबे कैसे होंगी, सोचो ना। इंडिया में इंग्लिश आती ही नहीं किसी को, आती है तो 3-4 लोकल लैंग्वेज भाषा आती हैं। तो लोग तो जो किताबें पढ़ेंगे अपनी भाषा में पढ़ेंगे ना भाई, इनकी लैंग्वेज को क्यों पढ़ेंगे। लेकिन हुआ क्या, वो होता है ना, एक में कोई निकल जाता है, एक दीवाना जो बड़ी भीड़ में, वो भीड़ में दीवाना निकला था, अपने सर पर कफन बांधे। एक बंदा था जेम्स अगस्टस हाइके। ये बंदा था थोड़ा सा दीवाना बंदा। इसने बोला कि नहीं भैया, मैं तो इंग्लिश का ही प्रिंटिंग करके रहूँगा और प्रिंटिंग इंग्लिश को ही छपवा के रहूँगा। तो देखो ये क्या करा इसने एक शुरुआत करा वीकली मैगजीन की। हफ्ते में एक बार छपती थी मैगजीन, 7 दिन में एक बार, बंगाल गैजेट के नाम से, ठीक है। और इसने क्या इसको बोला कि भैया इसमें क्या छापता था वो, इसमें इंग्लिश न्यूज़पेपर, इंग्लिश में छापता था ये बंदा, ठीक है। इंग्लिश प्रेस थी, इंग्लिश में छपती थी ये, इंग्लिश भाषा में। और इसमें छापता क्या था ये देखो। सो फ्रॉम 1780 जेम्स अगस्टस हाइके बिगैन टू एडिट बंगाल गैजेट, अ वीकली मैगजीन, हफ्ते में एक बार छपती थी, दैट डिस्क्राइब इटसेल्फ एज अ कमर्शियल पेपर ओपन टू ऑल बट इन्फ्लुएंस्ड बाय नन। बोलता था भैया अपने पर किसी का जोर नहीं चलता, अपन फ्री हैं। क्या बोलता था? अपन सख्त आदमी। क्या बोलता था? अपन सख्त आदमी, अपने पर किसी का जोर नहीं चलता, कोई मेरे को इन्फ्लुएंस नहीं करता, हम दूसरों को इन्फ्लुएंस करते हैं। So it was a private English enterprise, proud of its independence from colonial influence, that began English printing in India। इसी ने एक्चुअली इंग्लिश प्रिंटिंग इंडिया में शुरुआत करी, ये बोल रही है किताब। हाइके पब्लिश्ड अ लॉट ऑफ एडवर्टीजमेंट्स इंक्लूडिंग दैट रिलेटेड टू इम्पोर्ट ऑफ सेल एंड इम्पोर्ट ऑफ स्लेव्स के इम्पोर्ट और सेल का भी एडवर्टीजमेंट छापता था बहुत सारे। और क्या छापता था? ही ऑल्सो पब्लिश्ड गॉसिप्स। इंग्लिश अखबार है, ऐसे ही छपाते छपेंगे भैया, ये हमको सिविलाइज करने आए थे भाई लोग। ये देख रहे हो हरकतें इनकी, देख रहे हो कैसी हरकतें हैं। वो बातें छापते थे, इम्पोर्ट एंड सेल ऑफ स्लेव्स की एडवर्टीजमेंट छाप रहे थे। गॉसिप्स, भैया किसने किसके कान भरे, किसकी कानाफूसी करी, ये सब तो ऐसी बातें छापता था। अब इस पर नजर पड़ी उस टाइम के गवर्नर जनरल वॉरेन हास्टिंग की। वॉरेन हास्टिंग ने इसको प्रोसिक्यूट कर दिया, पनिश कर दिया, इसकी न्यूज़पेपर की प्रेस जब्त कर ली, कॉन्फिस्केट या कर ली। और वॉरेन हास्टिंग ने बोला इसके बाद हम छापेंगे क्या ऑफिशियल इंग्लिश न्यूज़पेपर, ठीक है। तो जोश में फैल जाता हूँ मैं, समझा करो। इसके बाद ये है कि भैया इसके बाद इन्होंने बोला कि भैया हम लोग छापेंगे ऑफिशियल न्यूज़पेपर, यानी दैट इज वॉरेन हास्टिंग विल प्रिंट हिज ओन ऑफिशियल न्यूज़पेपर, ठीक है। तो 18th सेंचुरी में इन्होंने
अ नंबर ऑफ न्यूज़पेपर एंड जर्नल्स अपीयर्ड इन प्रिंट, और धीरे धीरे फिर गवर्नमेंट के सपोर्ट से कई सारे ऐसे न्यूज़पेपर और जर्नल्स छपने लगे, मैगजीन छपने लगी, जिसको सरकार ने भी प्रिंट करा। ठीक है। अच्छा, एक ना इंडियन भी थे जिन्होंने बंगाल एक वीकली न्यूज़पेपर छापना शुरू करा, हफ्ते में एक बार जो छपता था, बंगाल गैजेट के नाम से छापना शुरू करा। इनका नाम था गंगाधर भट्टाचार्य। राम मोहन रॉय के बहुत करीबी थे ये, और ये इंडियन न्यूज़पेपर था, बट इट वाज पब्लिश इन इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश में छपता था इंडियन न्यूज़पेपर। द फर्स्ट बंगाल गैजेट ब्रॉट आउट बाय गंगाधर भट्टाचार्य। तो बच्चों, ये है कहानी इसकी। जेम्स अगस्टस हाइके छापते थे इसमें इंग्लिश, पहला इंग्लिश न्यूज़पेपर था, वीकली मैगजीन थी, लेकिन इसमें भी ज़्यादा क्या था, इंपोर्टेंट सेल ऑफ स्लेव के एडवर्टीजमेंट छपते थे, गॉसिप्स अबाउट कंपनी और सीनियर ऑफिशियल्स। तो गवर्नर जनरल ने इसको परसिक्यूट कर दिया। परसिक्यूट करना मतलब पनिश करना, और इनका जो प्रिंटिंग वो थी उसको कॉन्फिस्केट कर लिया। ठीक है, ये है। तो इस तरीके से इंडियन प्रेस छापी। तो अब आते हैं हम आज के लास्ट टॉपिक में। जब प्रिंटिंग धीरे धीरे बढ़ने लगी, यानी रिलीजन, इंग्लिश छपी, संस्कृत, अरेबिक, तमिल, वर्नाकुलर लैंग्वेज में तो प्रिंटिंग चल ही रही थी, बट उसके अलावा बच्चों इंग्लिश में भी छपने लग गई किताबें। तो अब इससे हुआ क्या, फर्क पड़ा क्या? इंपैक्ट तो पड़ेगा ना। और उस टाइम पर इंपॉर्टेंट बच्चों जो घूम फिर के बात थी वो क्या थी? रिलीजन। इंपॉर्टेंट चीज थी उस टाइम के, रिलीजन। तो सबसे ज्यादा जो किताबों का और प्रिंटिंग का फर्क पड़ा वो रिलीजन पर ही पड़ा। क्या फर्क पड़ा, देखिए, पढ़ते हैं आगे। तो आप सुनिए। अब हुआ क्या, जब किताबें छप रही थी तो लोग बाय लोग किताबें पढ़ने लगे, एक्सेसिबिलिटी बढ़ गई। मैन्युस्क्रिप्ट्स में तो दिक्कत थी ना, किताबें थी नहीं ना लोगों के पास, लेकिन जब किताबें छपने लगी तो अलग अलग लोग किताबें पढ़ रहे थे। किताबें पढ़ रहे थे तो ज्ञान आ रहा था, ज्ञान आ गया उनके अंदर। तो ज्ञान जब आया तो फिर अपने डिबेट और डिस्कशंस भी करने लगे वो लोग, राइट? तो क्या हुआ, देखिए, सुनिए, ध्यान से सुनिएगा, हाँ, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों। From the early 19th century, as you know, there was intense debate around religious issues. Intense debate होते थे religion को लेकर. Different groups confronted the changes happening within colonial society in different ways and offered a variety of new interpretation of the beliefs of different religion. अलग अलग लोग अलग अलग किताबें पढ़ रहे थे, अलग अलग बातें कर रहे थे, अलग अलग इंटरप्रिटेशन कर रहे थे। किसके? रिलीजन की इंटरप्रिटेशन, यानी अपने हिसाब से रिलीजन्स के पर अंडरस्टैंडिंग, समझने की कोशिश कर रहे थे अलग अलग रिलीजन को। कि उस टाइम तक 19वीं सेंचुरी तक इंडिया में काफ़ी सारे रिलीजन आ चुके थे, काफ़ी सारे रिलीजन, समझे? सम क्रिटिसाइज्ड एग्जिस्टिंग प्रैक्टिसेस एंड कैंपेन फॉर रिफॉर्म्स। कुछ लोगों ने उस टाइम की जो सुपरस्टिशन थे, जो लोगों का बिलीव था, जैसे कि सती सिस्टम था ना उस टाइम पर, और क्या चाइल्ड मैरिज थी, उसके खिलाफ क्रिटिसाइज करते तो उसके खिलाफ कैंपेनिंग भी करी, आवाज़ उठाई। वाइल अदर काउंटर द आर्ग्यूमेंट। कुछ उनका अपोज करते थे, कुछ सती सिस्टम का अपोज करते थे, कुछ सती सिस्टम को अपोज करने वालों का अपोज करते थे। समझे कि नहीं समझे? समझे कि नहीं समझे? कुछ सती सिस्टम का अपोज करते थे और कुछ लोग सती सिस्टम का अपोज करने वालों का अपोज करते थे। तो मतलब जो बोलते थे कट्टर हिंदू, जिनको बोलते थे, जो कहते थे भाई, these debates were carried out in public and in print. Printed tract and newspaper not only spread the new ideas. उस वक्त भाई किताबें, न्यूज़पेपर नए तरीके के आइडियाज़ को फैला रही थी, जिसकी वजह से लोगों का एक परसेप्शन, ओपिनियन बन रहा था, एक नया अपना दिमाग बन रहा था, और इस वजह से क्रिएट हो रहा था पब्लिक डिस्कशंस एंड डिबेट। क्लास ऑफ ओपिनियन कह सकते हो, डिबेट का कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो। तो ये इंट्रोडक्शन है कि भैया किताबें आने की वजह से लोगों का दिमाग खुला, और दिमाग का ताला जैसे खुला, लोगों ने भाई ज्ञान आ गया, लोगों ने बोला अब तो हमको डिबेट करना मांगता, अपने आ जाओ, अब हम बात करेंगे। अपन बात करेगा भैया, क्या सही क्या गलत मैं बताएगा तुमको, और तुम सुनेगा, ऐसा ये बोलते थे। ठीक है, 3-4 पॉइंट्स है, पैराग्राफ वाइज है, तो सुन लो क्या हुआ। पहला पैराग्राफ क्या बताता है, मैं रीड भी कर दूंगा, लेकिन उससे पहले सुन लो बच्चों। पहला पैराग्राफ बताता है कि भैया कुछ ऐसे लोग थे
जिन्होंने किताब ज्ञान ज़्यादा ले लिया। अभी इनका नाम आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, तो इन लोगों ने ज्ञान ज़्यादा क्या ले लिया, मतलब काफ़ी किताबें पढ़ी हुई थी, काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी हुई थी, तो इन्होंने ना अपनी समझ के हिसाब से उस टाइम पर जो प्रॉब्लम्स हिंदू समाज में थी, जो इश्यूज हिंदू सोसाइटी में फॉलो होते थे, उनके खिलाफ आवाज उठाना शुरू करा। जैसे कि राम मोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ठीक है, और दयानंद सरस्वती। तो राम मोहन रॉय जो थे, आपको पता है, इन्होंने चाइल्ड मैरिज, सती सिस्टम वगैरह वगैरह के खिलाफ आवाज उठाई। तो देखिए क्या था, तो दिस वाज अ टाइम ऑफ इंटेंस कंट्रोवर्सीज, बहुत कंट्रोवर्सीज बिटवीन सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्मर्स। बहुत कंट्रोवर्सीज हो रही थी भैया, रिलीजियस और रिफॉर्मर्स आ रहे थे एंड द हिंदू ऑर्थोडॉक्स। एक तरफ थे रिलीजियस रिफॉर्मर जैसे कि राम मोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, जो सोसाइटी में बदलाव चाहते थे, और दूसरी तरफ थे हिंदू ऑर्थोडॉक्सी लोग, जो अपने सुपरस्टिशन पर कट्टर खड़े हुए थे कि भैया ऐसा होता है तो ऐसा ही होगा, तुम कौन, ऐसा वाला बात। जैसे कि ओवर मैटर्स लाइक विडो इमोलेशन, विडो इमोलेशन यानी सती सिस्टम, सती सिस्टम था ना, तो विडो इमोलेशन उसी को बोलते हैं। मोनोथिज्म, मोनोथिज्म यानी वर्शिपिंग ऑफ वन गॉड, मोनो मीन्स वन गॉड एंड मोनोथिज्म मीन्स वर्शिपिंग ऑफ वन गॉड। ब्राह्मणिकल प्रीस्टहुड, कि भैया व्हाई ओनली ब्राह्मण्स वुड बी द प्रीस्ट, कि ब्राह्मण ही प्रीस्ट क्यों बनेंगे, कोई और क्यों नहीं बन सकता, कोई और कास्ट का इंसान प्रीस्ट क्यों नहीं बन सकता, इस तरीके की बात। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, ठीक है। और है आइडोलेट्री। आइडोलेट्री मतलब क्या होता है, आइडोलेट्री मतलब होता है आइडल वर्शिप, यानी मूर्ति पूजन। तो ये चीज़ें, इस तरीके की चीज़ें पर वो करा गया था। समझे, समझे कि नहीं समझे, ठीक है। सो this was a time of intense controversies between social reformers, religious reformer and Hindu orthodoxy over matter like widow immolation, monotheism, brahminical priesthood, idolatry। तो ये जो रिफॉर्मर्स थे, रिलीजियस रिफॉर्मर्स थे, ये अपने ज्ञान के हिसाब से काफ़ी सारे क्वेश्चंस करते हैं हिंदूज ऑर्थोडॉक्स, कट्टर हिंदू लोगों से, कि भैया सती सिस्टम क्यों होना चाहिए, सिर्फ एक ही भगवान की वर्शिप क्यों करनी चाहिए, ब्राह्मण ही पंडित क्यों बनेगा मंदिर में, कोई और जाति धर्म का क्यों नहीं बन सकता, आइडोलेट्री, भाई आप मूर्ति पूजन क्यों करते हो, इस तरीके की बातें बड़ी होने लगी। अब किताब, फिर रिलीजियस रिफॉर्मर्स भी अपनी किताबें लिखते थे, अपने अखबार छापते थे, और हिंदू ऑर्थोडॉक्सी वाले भी अपने अखबार छापते थे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उनके आइडियाज़ पता लगे। जैसे कि To reach the wider audience, ideas were printed in everyday spoken language. राम मोहन रॉय ने पब्लिश करी संवाद कौमुदी, और हिंदू ऑर्थोडॉक्सी ने उन्हीं को अपोज करने के लिए कमीशन या न्यूज़पेपर छापने लगा समाचार चंद्रिका, और तो और कुछ फ्रॉम 1882 पर्शियन न्यूज़पेपर्स भी आ गए इसमें, जम ए जहां नामा और शमशुल अखबार, और फिर बाद में गुजराती न्यूज़पेपर भी छपा बॉम्बे समाचार। देख रहे हो, ये बहुत आसान है लिखना, इतना कुछ नहीं है। आप समझ, इसमें लिख सकते हो रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी वर्सेस हिंदू, नहीं सॉरी, रिलीजियस, अरे क्या है, स्पेलिंग लिख रहा हूँ, इस पॉइंट का आप लिख सकते हो रिलीजियस रिफॉर्मर्स वर्सेस, लड़ाई थी ना, हिंदू ऑर्थोडॉक्स, यानी जो कट्टर हिंदू लोग हैं उन पर, किस पर, विडो इमोलेशन, सती सिस्टम, मोनोथिज्म, ब्राह्मणिकल प्रीस्टहुड, आइडोलेट्री, इन सब पर डिस्कशन होता था, जिसमें राम मोहन रॉय ने संवाद कौमुदी छापा और हिंदू ऑर्थोडॉक्सी ने उनको अपोज करने के लिए समाचार चंद्रिका छापा। बस इतना काफी है, ठीक है। अच्छा, आगे दूसरा पैराग्राफ। अब मुस्लिम्स में भी बच्चों, मुस्लिम्स में भी यही चीज़ हो रही थी। मुस्लिम्स में वो ये डर था कि ये जो क्रिश्चियनिटी है, यानी जो ब्रिटिशर्स हैं, ये कहीं हमारे रिलीजन से छेड़खानी ना कर दें। उनको ये डर था कि कहीं ये हर जगह तो सारे रूल्स चेंज कर ही रहे हैं, कहीं हमारे धर्म में भी कुछ चीज़ें ना कर दें। तो क्या हुआ उस टाइम पर, ये ना कुछ उलेमा होते हैं, उलेमा आप लोगों को पता होगा कि रिलीजियस स्कॉलर्स होते हैं, बहुत रिस्पेक्टेबल पोजीशन होती है मुस्लिम्स में, कि जिसमें वो लोग मतलब
पढ़ाई करते हैं इस्लामिक लॉज की, ठीक है, उलेमास। तो नॉर्थ इंडिया में उलेमास वर डीपली एंशियस अबाउट कोलैप्स ऑफ मुस्लिम डायनेस्टीज। उनको डर था कि भैया वहाँ इन्होंने टर्की में तो ओटोमन एम्पायर को गिरा दिया, खलीफा को गिरा दिया, उसको वो कर दिया है, हरा दिया है, कहीं यहाँ पर भी काफ़ी सारे हमारे में चेंजेस ना कर दें। दे फेयर दैट कॉलोनियल रूलर यानी ब्रिटिशर्स वुड एनकरेज कन्वर्शन। ये लोग मुस्लिम्स को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है, और मुस्लिम पर्सनल लॉज को चेंज करेंगे। तो इसको काउंटर करने के लिए, इसका अपोज करने के लिए उन्होंने कई सारे न्यूज़पेपर छापने लगे। और तो और इन्होंने न्यूज़ किताबें भी छापी और एक इंस्टीट्यूशन का शुरुआत करी, देवबंद सेमिनरी। यूपी में देवबंद नाम का जगह है जहाँ पर देवबंद सेमिनरी चलती है, 1867 में फाउंड हुई थी। और इस देवबंद सेमिनरी ने काफ़ी सारे फतवाज आर लाइक जस्ट वार्निंग्स, वो इंफॉर्मेशन काइंड ऑफ, ये ना प्रोनाउंसमेंट होते हैं, अनाउंसमेंट होती हैं, जो कि एक हायर कोई इस्लामिक लॉ में कोई पोजीशन होती है, वो बंदा वहाँ से, मुफ्ती जिसको हम बोलते हैं, मुफ्ती एक बहुत हायर पोजीशन होती है इस्लाम में, वो जारी करते हैं और वो सबको दी जाती है इस्लाम में, ऐसा होता है, ताकि सब लोगों को उस फतवे के अनुसार चलना है, काम फॉलो करना है। सो देखो क्या हुआ कि भैया इनको उलेमाज लोग वर वेरी डीपली एंशियस about the collapse of Muslim dynasty. They feared that colonial ruler would encourage conversion, so they started publishing newspaper, okay, and published Persian and Urdu translation of holy scriptures. अपनी किताबें ज़्यादा से ज़्यादा नंबर में छापने लगे, न्यूज़पेपर छापने लगे। Also देवबंद सेमिनरी was founded 1867 में, जिसने फतवाज published thousands of fatwas टेलिंग मुस्लिम्स हाउ टू कंडक्ट देमसेल्व्स इन एवरीडे लाइफ, कि मुस्लिम्स को कैसे रहना चाहिए, क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी चाहिए, किन से बच के रहना चाहिए। ऑल थ्रू 19th century a number of Muslim sect and seminaries appeared, each with different interpretation of faith, each keen on enlarging the following and countering the influence of opponent. तो अपने धर्म को बचाने के लिए इन्होंने प्रिंटिंग का इस्तेमाल किया, समझ सकते हो आप, किताबें, न्यूज़पेपर छापा, ये हुआ, समझे, ठीक है। अच्छा, थर्ड पॉइंट क्या बनेगा? थर्ड पॉइंट, हिंदूज में भी किताबों का ज़्यादा से ज़्यादा वर्नाकुलर लैंग्वेज में किताबें छपने लगी, लोकल लैंग्वेज में रिलीजियस किताबें छपने लगी, जैसे कि रामचरितमानस छपी, तुलसीदास ने रामचरितमानस छापी, ठीक है, तो तुलसीदास ने नहीं छापी एक्चुअली, तुलसीदास की रामचरितमानस छपी, ठीक है, 16th century और मिड 19th century में चीप लिथोग्राफिक एडिशन फ्लडेड इंडियन मार्केट। From 1880s, Naval Kishore Press at Lucknow and Sri Venkateshwar Press in Bombay published numerous religious किताबें, ठीक है, it was like that। तो ये नाम लिखना बड़ा ज़रूरी है, मैं अंडरलाइन करवा रहा हूँ बार बार, ये नाम लिखना बच्चों इसलिए ज़रूरी है ना, आप समझो, क्योंकि ये नाम से ही बहुत चीज़ें इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं, इट्स लाइक दैट। सो रिलीजियस टेक्स्ट देयरफॉर रीच्ड अ वाइड वैरायटी ऑफ सर्कल्स। तो ये सिंपल है कि भैया पहला हिंदू ऑर्थोडॉक्सी वर्सेस रिलीजियस क्या बोल सकते हैं, रिफॉर्मर्स के बीच में था, जिसमें राम मोहन रॉय समाचार कौमुदी एंड संवाद कौमुदी छापी, हिंदू ऑर्थोडॉक्सी ने समाचार चंद्रिका छापा, ठीक है। उसके बाद उलेमाज ने अपने धर्म को बचाने के लिए कई सारी पर्शियन और उर्दू लैंग्वेज में कई सारी किताबें छापी, और फतवाज, देवबंद सेमिनरी ने फतवाज जारी करे टू प्रोटेक्ट देयर रिलीजन। हिंदुज़म वाले लोगों ने भी, हिंदूज़ में भी तुलसीदास की किताबें, कई सारी किताबें छापी, रिलीजियस टेक्स्ट छापे अपनी वर्नाकुलर लैंग्वेज में, जैसे रामचरितमानस छपी तुलसीदास जी की, और नवल किशोर प्रेस लखनऊ में थी और श्री वेंकटेश्वर प्रेस बॉम्बे में थी, इन्होंने भी कई सारी किताबें छापना शुरू करा रिलीजियस। तो ये बात है, रिलीजियस टेक्स्ट देयरफॉर रीच्ड अ वाइड वैरायटी सर्कल ऑफ पीपल एनकरेजिंग डिस्कशन, डिबेट एंड कंट्रोवर्सी। जैसे जैसे लोग किताबें पढ़ने लगे तो डिबेट, डिस्कशन, कंट्रोवर्सीज अलग अलग तरीके की होने लगी, सिंपल। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि प्रिंट ने हमेशा ही लोगों को अलग करा, नहीं, कई बार प्रिंट कनेक्ट करने का भी काम करता था टू कम्युनिटीज एंड पीपल, लाइक न्यूज़पेपर कन्वेड न्यूज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो क्रिएटिंग पैन इंडिया आइडेंटिटी, ठीक है, ऐसा था। अच्छा, ये देख लीजिए, वाई न्यूज़पेपर उस वक्त लोग बड़ा पढ़ते थे। ये कृष्णाजी त्रिम्बक रनादे का एक क्वेश्चन भी आया था, बल्कि पिछले साल, इससे पहले सालों में ये स्टेटमेंट आया था, पूना के थे ये, इन्होंने एक न्यूज़पेपर मराठी लैंग्वेज में छापा था।
इट विल बी ओपन फॉर फ्री डिस्कशन, तो लोग इसमें डिस्कशन करते थे, अपने अपने विचार डालते थे ऑन सब्जेक्ट ऑफ जनरल यूटिलिटी, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन, स्पेकुलेशंस वगैरह वगैरह के, इसमें अलग अलग टॉपिक्स पर डिस्कशंस होता था, लोग इसको इसलिए पढ़ते भी थे. The task of knitting newspaper and political association is identical to the position of House Common in Parliament in England, that is critically examining government policy to suggest improvement by removing those parts that will not be benefit for people and also ensuring speedy implementation. तो उस टाइम पर जो नेटिव न्यूज़पेपर थे ना बच्चों, और पॉलिटिकल एसोसिएशन के जो छपरे थे, उनका फ़ायदा ये हुआ कि सरकार, उस टाइम की ब्रिटिश सरकार थी, वो सोचने पर मजबूर हो गई कि क्या जो हम छाप रहे हैं, जो क्या हम कर रहे हैं, वो सही है या नहीं है. तो उनकी गलतियों को हाईलाइट करने का भी एक तरीके से न्यूज़पेपर काम कर देते हैं. तो बड़ा अच्छा एफर्ट था न्यूज़पेपर्स का भी. तो बच्चों, आज का जो क्लास है उसमें यही ख़त्म करते हैं. बाकी की क्लास में हम इसके बाद जो है न्यू फॉर्म्स ऑफ पब्लिकेशन छापेंगे नेक्स्ट पार्ट में, और छापेंगे कह रहा हूँ, मैं वीडियो बनाऊंगा उस पर. और बाकी दैट्स ऑल फॉर टुडे. रेस्ट हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे. और आई होप यू लाइक दिस सेशन. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो, and subscribe to my channel and press the bell icon to never miss an update from this channel. Thank you so much. Good luck. Bye.